प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा नवम नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 1 लोकतंत्र क्या और क्यों नामक पाठ का अगला भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी लोकतंत्र के व्यापक अर्थ के बारे में जानेंगे। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा वह लोकतंत्र का जो सरकारी प्रशासन शासन प्रशासन में जो अर्थ है उसके बारे में हमने पढ़ा, उसके बारे में हमने जाना। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यानी शासन प्रशासन में जो लोकतंत्र का अर्थ आता है समझ में, उसको हमने पढ़ा, उसके संदर्भ में हमने लोकतंत्र को जाना। लेकिन लोकतंत्र केवल शासन प्रशासन तक ही सीमित नहीं है। लोकतंत्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रासंगिक है। लोकतंत्र का उपयोग हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं हम। जैसे परिवार में, परिवार का जो एक परिवार कहा जाता है कि किसी भी देश की एक सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। परिवार का मुखिया है, मुखिया को तानाशाह नहीं होना चाहिए। जैसे देश के मुखिया को तानाशाह नहीं होना चाहिए, निरंकुश नहीं होना चाहिए, वैसे परिवार के मुखिया को भी अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से किसी भी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। यदि ऐसा होता है परिवार में तो निश्चित रूप से वह परिवार लोकतांत्रिक है। कोई संगठन है, मान लीजिए सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है, शैक्षणिक संगठन है, कोई भी संगठन है, किसी भी प्रकार का संगठन है, जाति का है, वर्ग का है, धर्म का है, समुदाय का है, यदि उस संगठन में कोई एक व्यक्ति निर्णय लेता है, उस संगठन के मुखिया का चुनाव कोई 2-4 लोग मिलकर के करते हैं, या स्वयं कोई व्यक्ति और किसी योग्यता के आधार पर, किसी क्षमता के आधार पर, चाहे धन की क्षमता के आधार पर, चाहे शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, या बाहुबल के आधार पर अगर वह किसी संगठन का मुखिया बनता है तो निश्चित रूप से वह संगठन अधिक दिन तक नहीं चल सकता। वह संगठन कुछ दिनों में ही धराशायी हो जाएगा। और यदि किसी संगठन में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन होता है तो वह संगठन अनेक वर्षों तक, अनंत काल तक जीवित रहेगा। आपको मैं उदाहरण बता दूं, ऐसे कई सामाजिक संगठन हुए जिनका या तो स्वरूप बदल गया, या तो वो दूसरे किसी संगठन में मिल गए, उनका कहीं विलय हो गया, अथवा वो नष्ट हो गए। लेकिन जो संगठन अपने संगठन के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते रहे, वो चिरकाल तक आज भी जीवित हैं। उदाहरण स्वरूप आर्य समाज था, ब्रह्म समाज था, अन्य ऐसे अनेक जो राजनीतिक संगठन बने या धार्मिक संगठन बने, सामाजिक संगठन बने, वे संगठन 100 वर्ष तक अपनी आयु नहीं पूर्ण कर पाए। 100 वर्ष में ही और धराशायी हो गए। उनका आज अता पता नहीं है, कहीं उनका ठिकाना नहीं है। या तो वो कहीं विलय हो गए और या तो वो मृत हो गए। परंतु कुछ ऐसे संगठन हैं जो आज भी जीवित हैं, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत उनका सारा कार्य चलता है। आप देख लीजिए, जो भी राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल भी आजकल ऐसे हैं जहां परिवारवाद है। संगठनों में भी, सामाजिक संगठनों में भी परिवारवाद है। अनेक ऐसे धार्मिक संगठन हैं जहां पर और पीढ़ियां दर पीढ़ियां एक ही परिवार के लोग या एक ही जो है समुदाय के लोग वहां पर मुखिया बने बैठे हैं, लेकिन वो उनका पतन धीरे धीरे हो रहा है। और कुछ ऐसे संगठन हैं धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जिनका पतन हो चुका है। परंतु कुछ ऐसे संगठन हैं जिनका उदाहरण आपके सामने है,
और वह संगठन आज भी जीवित हैं और चिरकाल तक जीवित रहेंगे, क्योंकि उनके मुखिया चुने जाते हैं, उनके मुखिया घोषित नहीं किए जाते। जैसे लोकतांत्रिक पद्धति है सरकार में, उसी लोकतांत्रिक पद्धति से वहाँ भी मुखिया का चयन होता है और सबके विचार विमर्श से किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। कोई निर्णय अकेले कोई नहीं लेता है, एक समिति होती है, कार्यकारिणी होती है, और उस कार्यकारिणी के विचारों से और किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, भारतीय किसान संघ है, विद्या भारती है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय मजदूर संघ है। ऐसे अनेक संगठन हैं, अनेक ऐसे संगठन हैं। जैसे आप आसाराम बापू जी का उदाहरण ले सकते हैं। एक ही व्यक्ति मुखिया बने बैठे हैं और उनके पुत्र भी उसके आगे उनके उत्तराधिकारी हैं। ऐसे अनेक संत महात्माओं का मंडल चलता है और जिसका परिणाम आपके सामने है। तो हर सामाजिक संगठन में, धार्मिक संगठन में लोकतांत्रिक पद्धति का पालन जब होता है तो निश्चित रूप से वह संगठन चिरकाल तक जीवित रहता है, अनंत काल तक जीवित रहता है। इसे हम लोकतंत्र के व्यापक अर्थ के रूप में समझ सकते हैं। विद्यार्थी, जैसे कक्षा में आप हैं, आपके कक्षा में अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं। यदि कक्षा से संबंधित किसी निर्णय को कक्षाचार्य बिना विद्यार्थियों के परामर्श से और नतीजे पर पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के मन में कहीं ना कहीं कुंठा पनपती है आचार्य के प्रति, शिक्षकों के प्रति। और यदि विद्यार्थियों उसी कार्य को और विद्यार्थियों के परामर्श से किया जाता है तो उस कार्य में शार्पनेस आता है, उस कार्य में पारदर्शिता होती है, उस कार्य में को अच्छे तरीके से किया जाता है। सब मिल करके उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा यह निर्णय लिया गया होता है। और यदि कोई एक व्यक्ति निर्णय लेता है तो यह निर्णय को थोपना कहलाता है, न कि निर्णय को स्वीकार करना। निर्णय स्वीकार तभी होता है जब सबके विचार विमर्श से किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, इसे लोकतंत्र का व्यापक अर्थ कहते हैं। भारत के सरकार में ऐसे मंत्रिमंडल हैं। भारत का प्रधानमंत्री अकेले किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता, अपने मंत्रिमंडल से परामर्श लेता है। राष्ट्रपति किसी अकेले अपने नतीजे पर नहीं पहुंचता, निर्णय नहीं सुनाता, वह प्रधानमंत्री से सलाह लेता है, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रथम सलाहकार होता है। ऐसे ही परिवार में या अन्य संगठन में ऐसे ही लोगों की एक कार्यकारिणी होती है, लोगों की एक टीम होती है, और उस टीम के आधार पर जब काम होता है तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन कहलाता है। इसे ही लोकतंत्र के व्यापक अर्थ के रूप में समझ सकते हैं। दूसरा लोकतंत्र का जो व्यापक अर्थ समझ में आता है वह यह है कि जनता शासन प्रशासन में केवल स्वयं शासन करने के लिए वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, वह अकेले शासन नहीं करती है। वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वह प्रतिनिधि मिल करके और सरकार का गठन करते हैं और प्रशासन चलाते हैं। क्योंकि सरकार यदि सभी जनता स्वयं मिल करके शासन चलाने लगेगी तो यह अधिक संख्या होने के कारण संभव नहीं हो पाएगा। यदि निर्णय पूरे 125 करोड़ या 130 करोड़ जनता मिल करके लेगी तो कोई निर्णय नहीं हो पाएगा, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। और अगर नतीजे पर पहुंचा जाएगा भी तो इसमें निर्णय में बहुत अधिक देरी होगी। तो इसलिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत अधिक संख्या जब हो जाती है किसी संगठन में या किसी राजनीतिक दल में तो उसमें प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। वह प्रतिनिधि मिल करके और किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। दूसरा, यदि सबका सहयोग लिया जाए, सबसे परामर्श लिया जाए, पूरी जनता से राय लिया जाए, तब नतीजे पर पहुंचा जाए, तब निर्णय पर पहुंचा जाए, तो सबके पास बैठने के लिए ना तो समय होगा एक समय पर, एक तिथि पर, और ना ही सबकी
उस निर्णय लेने के लिए योग्यता होगी, क्षमता होगी। तो इस प्रकार से प्रतिनिधियों का जो सरकार होता है, यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र जो होता है, वह उत्तम माना जाता है। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, यानी प्रतिनिधि मिलकर के और किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। यह भी एक लोकतंत्र का व्यापक स्वरूप कहलाता है कि इतने बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन 130 करोड़ लोगों के देश में, और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन कैसे, किस पद्धति द्वारा हो रहा है, यह एक लोकतंत्र की व्यापकता को दर्शाता है, बड़े पैमाने को दर्शाता है, बड़े पैमाने की व्यवस्था को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आज आपने लोकतंत्र की व्यापकता, लोकतंत्र के व्यापक तात्पर्य, अर्थ को आपने समझा। आशा है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।